बात हम करेंगे तो वो वसंत सोरेन के पक्ष में जाता हुआ दिखता ज़रूर है, लेकिन चूंकि सुनील सोरेन जायंट किलर हैं, वो उसी के लिए ही जाने जाते हैं और ज़मीनी लड़ाई जो है उनकी वो बहुत अंतर तक पेनिट्रेट करती है। तो अक्सर जो सत्तारूढ़ होते हैं उनकी लड़ाई ऊपर होती है, वो अपने एक हवा या माहौल के साथ चीज़ों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन जो ज़मीन पर चल रहा होता है, जो ज़मीनी लड़ाई लड़ रहा होता है, वो अंदर से कहाँ से आपको काट जाए ये कहना मुश्किल होता है। तो आप वहाँ पर किसी उलट फेर की उम्मीद कर सकते हैं। तब टाइट फाइट में डालना इससे मजबूरी हो जाती है। तो चलिए, दुमका की सीट भी टाइट फाइट में गई है। अब जामा की सीट इसलिए दिलचस्प हो गई है क्योंकि यहाँ से सीता सोरेन चुनाव लड़ती रही और जीतती रही हैं जब से वो राजनीति में कदम उन्होंने रखा है। तो अब वो जेएमएम को छोड़ चुकी हैं और बीजेपी की टिकट से वो जामताड़ा से चुनावी मैदान में है। अब जामा की सीट जो लुइस मरांडी दुमका से चुनाव लड़ा करती थी जेएमएम की टिकट पर, अब वो जामा से चुनावी मैदान में है। तो अब क्या इस सीट में फिर से वो जेएमएम का झंडा लुइस मरांडी वहां पर बुलंद कर पाएंगी या फिर लगता है कि इस बार यहाँ कमल खिलेगा? उदय, क्या आकलन कर पाएंगे? देखिए, जामा की सीट को लेकर अगर देखा जाए तो लुइस मरांडी वहां के लिए नहीं हो गई हैं। लुइस मरांडी पहली बार जामा विधानसभा से लड़ रही हैं। इससे पहले वो दुमका से लड़ती रही हैं। जब मंत्री थी रघुवर सरकार में, उस वक्त भी उनका क्षेत्र दुमका था। तो जामा में उनके साथ एक ये नेगेटिव पॉइंट है कि उनके लिए ये पूरा पैकेट, मतलब पूरा वहाँ का जो वोटर्स हैं वो नए हैं थोड़े, लेकिन वहाँ लोग तीर धनुष के निशान को जानते हैं। लेकिन दूसरी बात देखिए, वहाँ एक सुरेश मुर्मू जो है, सुरेश मुर्मू लगातार सीता सोरेन, दुर्गा सोरेन से भी उनकी टक्कर हुआ करती थी, लेकिन वो जीत नहीं पाते थे। लेकिन सुरेश मुर्मू टक्कर जरूर देते थे, बहुत कम फासले से वहाँ हार जीत होती थी। इस बार अगर सीता सोरेन नहीं है तो फेवर में उनके दिख रहा है गणित। बिल्कुल, सीता सोरेन ने अपना समर्थन सुरेश मुर्मू को दिया है और ये संदेश भी दिया है। तो ये कहा जा सकता है कि सुरेश मुर्मू इस बार वहां मजबूत स्थिति में है और हो सकता है सुरेश मुर्मू ये सीट निकाल लें, ऐसा मुझे लग रहा है। मनीष राज भी हमारे साथ हैं, संताल को काफी करीब से जानते हैं। मनीष, क्या लग रहा है कि सुरेश मुर्मू के पक्ष में यहाँ पर एक हवा बह रही है, लहर है, या फिर टाइट फाइट है, या फिर लुइस मरांडी फिर से यहाँ निशाना साध पाएंगी तीर के सहारे? देखिए, लुइस मरांडी जी को जब जगह नहीं मिला भाजपा में, तब वो अंतिम समय में उन्होंने निर्णय लिया और जब वो गई थी जेएमएम में तो बहुत कुछ उन्होंने खुलासा किया था, कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। लेकिन चूंकि जामा से सीता सोरेन रही हैं और उनकी अपनी गढ़ रही है, दुर्गा सोरेन का भी वो गढ़ रखते हैं, एक तरह से उन्हें अब चूंकि अकेले सुरेश मुर्मू वहाँ से नहीं लड़ रहे हैं, अब उनके साथ सीता सोरेन भी हैं। क्योंकि सीता सोरेन वहाँ से रही है तो सीता सोरेन के ऊपर भी जिम्मेदारी आ जाती है। तो क्या सीता के जो वोट है सुरेश मुर्मू के वोट निश्चित तौर पर तो मैं मानता हूँ कि वहाँ से भाजपा इस बार कमल वहाँ पर खिल रहा है। क्योंकि हम लोग अपने जब गए थे वहाँ दौरे पर, जब हम लोग थे तो वहाँ कई हमारे स्थानीय जो पत्रकार हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी, तो उन लोगों ने कहा कि इस बार लगता है कि सुरेश मुर्मू पर भाजपा हमेशा से भरोसा जताई रही है। पिछले बार बड़ी कम मार्जिन से ही उनकी हार हुई थी। तो निश्चित तौर पर सुरेश मुर्मू वहाँ के लोकल है, उनको मौका इस बार मुझे लगता है कि आशीर्वाद जनता वहाँ की इस बार उनको। गंगेश जी, क्या लग रहा है? लेकिन उससे पहले रंजन जी शायद आंकड़ों के साथ हैं। रंजन जी, क्या लग रहा है जामा की सीट? देखिए, अगर जामा की हम लोग बात करें तो जो यहाँ मार्जिन है जेएमएम और बीजेपी के बीच में पिछली बार वो 1.69% है। मतलब कि अगर 1% वोट भी जेएमएम से निकलकर बीजेपी की तरफ आ जाता है तो परिणाम बदल जाएगा। और इस बार जो लुइस मरांडी के लिए आपको संकट है वो ये है कि यहाँ से जेएमएम के बागी रामकृष्ण हेम्ब्रम भी खड़े हो गए हैं। चूँकि जब भी कोई नया पार्टी में आता है और बिल्कुल 11th आवर में आता है तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पर खड़े हो गए हैं। तो वो कितना डेंट मारते हैं जेएमएम के वोटों में, ये देखना होगा। और दूसरी जो दिलचस्प बात है कि देखिए, सुरेश मुर्मू के बारे में अभी बताया उदय जी और मनीष जी ने कि बीजेपी उनको किसी भी हाल में जो है वो टिकट देना चाहती थी, क्योंकि वो पिछला 2 चुनाव बहुत दिल से लड़े हैं और बहुत कम वोटों से जो है वो हारे हैं। तो उनको एक अवसर देना चाहिए। और अगर आज लुइस मरांडी अगर यहाँ पर हैं तो एक वजह आप सुरेश मुर्मू को भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कमल खिला है वो सुनील सोरेन ने खिलाया था 2005 में। तो अगर उस लिहाज से आप देखते तो लुइस मरांडी दुमका
और सुनील सोरेन जामा से टिकट पा सकते थे, लेकिन चूंकि सुरेश मुर्मू ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन पिछले 2 चुनाव में किया था कि बीजेपी उनको टिकट देने के लिए बिल्कुल निश्चिंत थी और उनको वो देना ही चाहती थी, और यही वजह है कि लुइस मरांडी का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा और आज लुइस मरांडी जामा में उन्हीं सुरेश मुर्मू के सामने हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला है, टाइट फाइट होगा, चूंकि जेएमएम की पकड़ इस क्षेत्र में रही है और ये भी जो सीट है जामा की वो सोरेन परिवार की सीट रही है। और अगर मैं 1990 की बात छोड़ दूं तो हमेशा जो है आप देखिएगा कि सोरेन परिवार से ही कोई यहाँ पर चुनाव लड़ते रहे हैं। शिबू सोरेन भी लड़े हैं, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन लड़े हैं, फिर बाद में सीता सोरेन 3 बार जीती हैं। तो ये पहला अवसर है जब सोरेन परिवार से कोई नहीं है 1990 के बाद। तो अब यहाँ का मुकाबला दिलचस्प है। एज मुझे भी लगता है कि यहाँ पर बीजेपी को है, सुरेश मुर्मू को है, और जामा में इस बार जो है कमल खिल सकता है। चलिए गंगेश जी, अब बताइए आपकी जामा को क्या टाइट फाइट में डाला जाए या एनडीए को? उसमें क्लियरली एक एडवांटेज है बीजेपी को और वो देना चाहिए, इसलिए कि जामा में एक जो भी लड़ाई है जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है वो बहुत ताकतवर तरीके से लड़े हैं। ग्राउंड रिपोर्ट भी उसकी यही आई है और लुइस मरांडी कमज़ोर तरीके से लड़ी है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनकी पकड़ वहाँ पर उतनी नहीं दिखी है। ये हाँ, किसी को भी जब आपको दूसरे क्षेत्र भेज दिया जाए तो पकड़ बनाने में थोड़ा वक्त लगता है और ठीक चुनाव से पहले दोहरी मुसीबत थी। एक तो वो कि पार्टी भी बदली और दूसरा क्षेत्र भी बदल गया, तो इन दोनों ही स्थितियों में उनके लिए थोड़ी मुश्किल थी। वो खुद भी फाइटर हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही हुई कि वो धरातल पर उतनी पकड़ नहीं बना सकी। लास्ट तक रिपोर्ट यही आई है। अब इसमें अंदर खाने क्या कुछ हुआ वो एक अलग मुद्दा है जो कि बाद के दिनों में आपको पता चलेगा। फिलहाल जामा को आप एनडीए फोल्डर में डाल सकते हैं। चलिए, तो ये अब बच गई सारठ की सीट दुमका लोकसभा क्षेत्र में। सारठ में उदय क्या दिखा? सारठ में क्या लगता है, जनता बदलाव चाहती है या फिर पुराने पर ही भरोसा है या फिर किसी तरह की लहर दिखी या एंटी इनकम्बेंसी कुछ दिखा वहाँ? देखिए, सारठ में बड़ा दिलचस्प समीकरण है, मुकाबला है। वहाँ चुन्ना सिंह मुकाबले में है। इससे पहले वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला दिखता था, लेकिन इस बार रणधीर सिंह मुकाबले में है। और रणधीर सिंह ने जिस तरह से आखिरी 2 दिनों में प्रचार किया था वो काफ़ी मतलब लोगों को एक कहा जा सकता है आकर्षित करने वाला था। उन्होंने वहाँ अर्जुन मुंडा की एक सभा कराई थी, उसमें भी अच्छी खासी भीड़ जमी थी। और उसके बाद अक्षरा सिंह और भोजपुरी स्टार खसारी वहाँ पहुँचे थे और उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। अगर वाकई में ये जो भीड़ उमड़ी थी वो वोटों में तब्दील हो जाती है तो हार जीत का फासला बड़ा होगा। रणधीर सिंह फिर बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनके समर्थक सड़कों पर उतरे थे, हमें उसी तरह की भीड़ मिथुन चक्रवर्ती को लेकर भी घाटशिला में दिखाई दी थी। उसी तरह की भीड़ यहाँ अक्षरा और खेसारी के शो में दिखी थी। रोड शो काफ़ी लंबा, काफ़ी देर तक चला था और लोगों का समर्थन उभरा था। अब फर्क ये पड़ता है कि वाकई ये वोट में तब्दील हो गया तो रणधीर सिंह फिर वहाँ बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम मनीषा, आप बताइए। देखिए, जो कि रणधीर सिंह का जो तरीका है काम करने का और जो उनकी छवि है, वहाँ पे हम तो कहेंगे कि रॉबिन हुड टाइप एमएलए उनको कहा जाता है। जो भी उनके पास जाता है, कनेक्टिविटी। देखिए आसिया, हम लोग जहाँ गए तो मतदाताओं ने एक बहुत खास बात कही, जो मुद्दा रहा, मैं उसे मुद्दा मानता हूँ कि कनेक्टिविटी विथ एमएलए। जो प्रतिनिधि आपके हैं उनके साथ कितने लोग जुड़ पाएँ, वो कितनी बातें सुनते हैं। मैंने करीब से देखा है कि रणधीर सिंह के यहाँ आप सुबह में चले जाए तो काफ़ी तादाद में लोग पहुँचे रहते हैं कि उनके किसी को बीमारी, किसी को किसी तरह का हेल्प, तो हमेशा तत्पर रहते हैं। दूसरा जो फैक्टर सबसे बड़ा चीज़ है कि शशांक शेखर भोक्ता को न टिकट मिला, ना उनके बेटे को जगह मिली राजनीति में। और मुझे लगता है कि शायद अब इसके बाद शशांक शेखर भोक्ता जैसे व्यक्तित्व की राजनीतिक जो करियर है कहीं ना कहीं किनारे लग गई है। और दूसरी बात, वहाँ से एक और हैं खगेंद्र जी करके, ये उन्हें भी उनके एक करीबी समर्थक को चुन्ना सिंह के कुछ लोगों ने पीट दिया था, ये भी एक मामला सामने आया था। तो कहीं ना कहीं ये बातें थी कि अंदर ही अंदर से, हालांकि शशांक शेखर भोक्ता ने बाकायदे प्रेस वार्ता करके अपनी दर्द को बयां किया था, उनका दर्द आ गया था सामने कि उन्हें इसका कहीं ना कहीं खामियाजा। मुझे याद है कि बहुत पहले की बात है, जब बहुत लोग छोड़ के जेएमएम भारतीय जनता पार्टी में आते तब मैं उनका कवरेज किया था और उन्होंने कहा था कि मरते दम तक मैं जेएमएम नहीं छोड़ूंगा, जब मैं मरूंगा तो मेरे लाश के ऊपर जेएमएम का झंडा रहेगा। लेकिन शायद अब वो बदल चुका है, तो ये फायदा कहीं ना कहीं रणधीर सिंह को बहुत पहुंचाएगा। यानी फिर से यहाँ पर एनडीए लीड करता हुआ, रंजन जी क्या आपका आकलन कहता है, एनडीए फिर से लीड करता हुआ दिख रहा है? देखिए, सारठ सीट में मेरा थोड़ा दूसरी सोच है यहाँ पर, क्योंकि मैं समीकरण जो देख पा रहा हूँ
उसमें अगर आप देखिए तो यहाँ मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो 25.4% हैं और आदिवासी 20.38, तो लगभग 46% जो है ये हो जाता है। अगर ये वोट एक मुश्त उदय शंकर सिंह मतलब कि चुन्ना सिंह के पक्ष में चला जाता है तब तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी रणधीर सिंह के लिए। हालांकि रणधीर सिंह पिछली 2 बार से जीत रहे हैं, अब इसका कितना एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है ये भी एक चीज़ है जो कि लोगों को कंसर्न में रखनी होगी और उनके लिए भी कंसर्न की बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण यही है कि अगर ऐसा होता है तो, और अगर आप इस सीट पर ये देखें कि उदय शंकर सिंह भी जो हैं यहाँ से 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन जो आखिरी बार है वो 2005 में जीते थे। लेकिन जो समीकरण आप बता रहे हैं रंजन जी, अगर चुन्ना सिंह के पक्ष में जो समीकरण दिख रहा है, निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं कई और वो वोट भी काट लेते हैं। अगर कोई ऐसा मुस्लिम और आदिवासियों को वोट को काट ले तो फिर रणधीर सिंह के लिए रास्ता साफ है। जी हाँ, देखिए यहाँ 17 प्रत्याशी मैदान में हैं और 5 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। 1,000 भी अगर किसी ने वोट ले आए इसमें तो JLKM से मोहम्मद अजरुद्दीन है। यहाँ तक तो लेटेस्ट जानकारी ये भी बता दूं और जगहों पे क्या चल रहा है। एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं और एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, जो 2-1 एग्जिट पोल मैं देख पा रहा हूँ उसमें बीजेपी प्लस यानी कि जो NDA गठबंधन है उनको 42 से 47 और कुछ जगहों पर 45 से 50 सीटें मिल रही हैं और JMM प्लस को 35 to 38, यानी इस बार NDA को लीड दिखाया जा रहा है। लेकिन इसीलिए चलिए हम एग्जिट पोल नहीं करते हैं, हमारा आकलन सही होता है और पिछले चुनाव में भी जो विधानसभा दूसरे राज्य में वो एग्जिट पोल दिख चुका है। आप एग्जिट पोल से कहीं बेहतर है कि आप एग्जिट सर्वे करें, लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें ताकि आपको सही तथ्य निकल कर सामने मिले। इससे पहले अब जब आंकड़ों की बात हो रही है, अभी तक का फिगर क्या बता रहा है आशा जी? देखिए जो राजमहल लोकसभा सीट में है तो NDA के खाते में 1 सीट है और 1 सीट को हमने टाइट फाइट में रखी है। इंडिया फोल्डर इंडी गठबंधन 4 सीटों पर यहाँ पर आगे है, यानी संताल में कमोबेश जो स्थिति थी वही दिख रही। राजमहल को हम छोड़ दें, टाइट फाइट में है तो अब सारठ को अगर हम यहाँ NDA को दें, सहमत हैं सभी इससे? मैं तो टाइट फाइट वाले में हूँ, लेकिन अब बाकी मेरे ख्याल से सारठ क्लियर कट सारठ NDA को दिया जाता है। तो NDA की यहाँ पर 2 सीटें हैं, 3 टाइट फाइट में, इंडिया फोल्डर में शिकारीपाड़ा की सीट जाती हुई दिख रही है। तो ये है। अब चलिए गोड्डा में आते हैं। गोड्डा में जरमुंडी, मधुपुर, देवघर, पोड़ैयाहाट, गोड्डा और महगामा, ये जो 6 विधानसभा सीटें हैं ये पहले किसके खाते में रही हैं? रंजन जी, अगर आंकड़े आपके पास उपलब्ध हों, ये जो 6 विधानसभा सीटें हैं किस फोल्डर के खाते में ये पहले रही है, उसके बाद हम चर्चा करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। जो है वहाँ से बादल पत्रलेख मंत्री भी रहे, अब नहीं है। मधुपुर से हाफिजुल हसन, JMM देवघर से नारायण दास, बीजेपी पोरैयाहाट से आपको प्रदीप यादव जो कि JVM के टिकट पर जीते थे, अब कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोड्डा से अमित मंडल बीजेपी, महागामा से दीपिका पांडे सिंह कांग्रेस। तो ये स्थिति थी। अब जरमुंडी से शुरुआत करते हैं। चलिए माइक रंजन जी के पास है। जरमुंडी में इस बार क्या लग रहा है रंजन जी? देखिए जरमुंडी में इस बार जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। पिछले 2 बार से जो है वहाँ बादल पत्रलेख जीत रहे थे, लेकिन क्या इस बार जीत पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और वो सवाल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट हर बार आप देखेंगे कि एक ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर देखने को मिलती थी और वो तीसरा कोण हरि नारायण राय बनाते थे। लेकिन इस बार हरि नारायण राय भाजपा के साथ हैं। आपने देखा था वो तस्वीर भी बहुत वायरल हुई थी जब हेमंता बिस्वा शर्मा उनसे मिलने उनके घर गए थे। और अब जो है जो यहाँ पर हरि नारायण राय हैं वो यहाँ से कई चुनाव जीत भी चुके हैं, निर्दलीय भी जीत चुके हैं और हर चुनाव में उनकी भागीदारी होती थी। पिछली बार वो नहीं लड़ रहे थे तो उनके घर से उनकी भावज जो है वो चुनाव लड़ रही थी और उन्होंने भी डबल डिजिट में अंक लाया था। और यहाँ पर जो जीत हार का अंतर है वो 2% से कम है, 1.90% ही है। तो अगर 1% भी इधर उधर हो जाए तो फिर रिजल्ट पलट सकता है। तो इस बार जो स्थिति मुझे दिख रही है जरमुंडी, मुझे लगता है कि बीजेपी देवेंद्र कुंवर जो है यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं।
चलिए अब उसमें एक और बात जो मैं आपको जोड़ दूं कि जो देवेंद्र कुंवर हैं, जो सुरेश मुर्मू के साथ जो जामा वाली स्थिति है, कुछ अमूमन कुछ इसी तरह का रहा है। देवेंद्र कुंवर पर हमेशा भाजपा ने भरोसा जताया था। पिछले चुनाव में एक पाठक वहां से उठ गए थे, निर्दलीय, उनको मन था वहाँ से उठ गया, लेकिन इस बार वो नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लोकसभा चुनाव में कुछ बातें सामने आई थी जिसमें लगा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बादल पत्रलेख हैं उनके ऊपर कई कुछ आरोप भी लग गए थे, वायरल भी हुआ था कुछ ऑडियो। हालांकि हमारे पास वो नहीं है, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फोर्स वहाँ काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ भी भाजपा को एज मिल सकता है। चलिए उदय, देखिए बादल पत्रलेख को लेकर थोड़ी नाराजगी दिखी थी जब हमने वहां के लोगों से बातचीत की थी, तो उन्हें नाराजगी थी छिना गया उनका कि हाँ मंत्री पद छिन गया, उससे उनके समर्थक भी निराश हुए, वो भी निराश हुए। उनके बारे में कई तरह की बातें सामने आई कि पार्टी उन्हें टिकट देगी नहीं देगी, और स्थानीय लोगों के मन में ये मलाल था कि भाई मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने अपने इलाके अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ नहीं किया। देखिए उनके कामकाज की तुलना रणधीर सिंह से हो रही थी। रणधीर सिंह 5 साल कृषि मंत्री रहे थे, उन्होंने अपने क्षेत्र सारठ में बहुत कुछ कर दिया था, तो लोग उनकी तुलना करते थे कि भाई कृषि मंत्री रहते हुए सारठ में इतना कुछ कर दिए, तो बादल पत्रलेख जी ने क्या कुछ किया। इस मायने में बादल पत्रलेख जी थोड़ा पिछड़ते हुए दिखे हैं। मनीष जी बता पाए? निश्चित तौर पे पिछड़ते हुए दिखे हैं, और जो आरोप लगे थे लोकसभा चुनाव में उससे लेकर काफ़ी वो हताशा हुई थी उस इलाके के में, और शायद यही वजह था कि उनका मंत्रालय भी उनसे जाता रहा। और इस बार जो वहाँ पे स्थिति होगी, और देखिए क्योंकि सब लोग एक एंटी इनकम्बेंसी फोर्सेस काम करता ही है, तो बादल पत्रलेख के इलाके में जरमुंडी में इस बार निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा माइनस लग रहा है। तो गंगेश जी क्या करें, जरमुंडी को एनडीए फोल्डर में डाल दिया जाए? बिल्कुल। चलिए ये एनडीए फोल्डर में गया। और अब मधुपुर की सीट, मधुपुर में क्या लग रहा है इस बार उदय, क्या आकलन कर पा रहे हैं इस बार, क्या ये सीट जेएमएम निकाल लेगी या फिर थोड़ी सी मुश्किल होगी? देखिए मैं पहले अपनी बात रख देता हूँ, फिर मनीष जी आप अपनी बात कहें, उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम एक एक सीट आपको बताएंगे कि क्यों दूसरा कोई कैंडिडेट अगर जीत रहा है तो क्यों जीत रहा है। आप अगर हड़बड़ी में किसी आंकड़े तक पहुंचेंगे तो गलत निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। आप पहले ये जान लीजिए, हम आपको एक एक सीट का ब्यौरा दे रहे हैं अभी तक के आंकड़े के मुताबिक। हमारे साथ जुड़े रहिए। और आप फिर अगर आप जियो टीवी पर देख रहे हैं, नूतन ये आंकड़े भी दिखाते रहिए। हाँ, अगर आप जियो टीवी पर देख रहे हैं तो 1475 हमारा चैनल नंबर है, अगर आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं 1475 पर। फिलहाल आंकड़े जो हमारे सामने हैं वो हम आपको बोर्ड पर दिखा रहे हैं। जो टाइट फाइट है, मतलब ये है कि उसके बारे में हम तय नहीं कर पा रहे हैं या हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, क्योंकि वो गलत फैसला हो सकता है। अगर हम आपको कुछ बता रहे हैं, कोई एक सीट के बारे में बता रहे हैं, तो उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद फिर हम आपको बताते हैं कि ये सीट किसके पक्ष में जा रहा है, और अगर नहीं जा रहा है तो क्या उसकी वजह है। हम बारी बारी से संथाल की लगभग सभी सीटों तक पहुंच चुके हैं। अब जो कुछ जो बचा हुआ है, 5 सीटें बाकी हैं। गिरिडीह, संथाल की, अच्छा ये सारी सीटें अभी बाकी हैं। बोर्ड पर हमारे मधुपुर पर चर्चा, हाँ, और हमारी अगली चर्चा मधुपुर पे होगी। और मधुपुर में क्या आंकड़े बताते हैं वो अपनी जगह पर सारे जो हमारे साथी हैं, सारे पत्रकार हैं, सारे रिसर्च करके आए हैं, सभी उन क्षेत्रों से घूम कर आए हैं, तो उन पर अधिक विश्वास कीजिएगा। सिर्फ आंकड़ों पर विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आंकड़े मिसलीडिंग होते हैं। ये आप लगातार देख चुके हैं कि एग्जिट पोल के नतीजे आमतौर पर उनकी क्या दुर्दशा होती है। तो हम जरमुंडी पर अटके हुए हैं। मधुपुर की बात कर रहे थे। देखिए मधुपुर की बात की जाए तो मधुपुर हम गए थे, वहाँ के लोगों से बातचीत की थी, लेकिन वहाँ के समीकरण बड़े उलझे हुए थे। एक बात वहाँ देखिए, वहाँ हफीजुल हसन का अपना एक मजबूत जनाधार है, हाजी हुसैन के ज़माने से उनका एक जनाधार रहा है, वोट बैंक रहा है, और लोग उन्हें वोट भी करते रहे हैं। और उनका मुकाबला वहाँ राज परिवार से हुआ करता था। 5 साल मंत्री भी रहे रघुवर सरकार में, लेकिन उसके बाद वहाँ एक उपचुनाव हुआ और उसके बाद अब विधानसभा के चुनाव हुए हैं, लेकिन दोनों बार उनका टिकट काट दिया गया। तो देखिए वहाँ पे गंगा नारायण बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार थे, बहुत मजबूती से उन्होंने चुनाव लड़ा है, लेकिन राज परिवार के समर्थक निराश थे और इसका कहीं न कहीं उन्हें खामियाजा उठाना फील्ड में पड़ रहा था, ये हमने महसूस किया था। और देखिए एक और बात है कि राज परिवार के साथ जो वहाँ के ब्राह्मण
कॉमन वोटर्स थे, देवघर मधुपुर का जो एक तबका था वो उनके साथ था। तो गंगा नारायण के साथ वो कितना आया है इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। तो मधुपुर के समीकरण थोड़े से मुझे उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष जी ज़्यादा बेहतर बताएं। बिल्कुल, अब मंत्री भी हैं तो क्या उसका फायदा हफीजुल को मिलेगा मनीष? देखिए, मंत्री रहते हुए और सबसे बड़ी बात है कि पैतृक उनको विरासत में उन्हें राजनीति मिली है, क्योंकि उनके अब्बा हुजूर जो थे वो काफ़ी उनका एक अलग एक छवि उस इलाके में रहा है और गढ़ भी है वो, और वहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग काफ़ी संख्या में, मतदाता भी काफ़ी हैं, वो डिसाइडिंग फैक्टर है, एक बड़ी बात वहाँ पर है। दूसरी बात, जैसा कि उन्होंने कहा कि गंगा नारायण सिंह पलासू में थे, बाद में उन्हें किसी का आशीर्वाद मिला। मैं कहूँगा कि गोड्डा के सांसद का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिलता रहा है और यही वजह थी कि राज परिवार का टिकट कट गया। और एक तरह से कहें तो अब एक तरह से राज परिवार बिल्कुल संगठन में एक किनारे हो गए हैं, कोई उनके पास कोई रहा नहीं, कोई बाहर भी नहीं रहा। तो ऐसे में अब गंगा नारायण तो लड़ रहे हैं, लेकिन इस बार भी कहीं ना कहीं जो खबर हम लोग तक पहुंची थी कि शायद सांसद चाहते थे किसी और को भी वहां से टिकट दिलाने के लिए बातें हुई थी, ये जानकारी हमें मिली थी। तो ऐसे में पूरी तरह से ताकत शायद भाजपा भी नहीं लगा पाई होगी। और दूसरी, राज परिवार का वहाँ उनका घर है, वहाँ से जीतते रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं 1-2 बार। तो ऐसे में जो लोग उनके अपने समर्थक हैं, निश्चित तौर पे वो पक्ष में वोट दें या ना दें, लेकिन कहीं ना कहीं वो निराश है। तो इसका असर निश्चित तौर पर वहाँ देखने को मिलेगा। चूँकि ज़्यादा वोटर वहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि ज़्यादा एज हफीजुल हसन को मिलने का इस बार मौका मिल रहा है। चलिए रंजन जी, क्या कहते हैं मधुपुर के आंकड़े और समीकरण, क्या इस बार भी हफीजुल को फेवर करती हुई दिख रही है सीट? देखिए, मनीष जी ने जो बात कही, इनकी सारी बातें मानी जा सकती है। सिर्फ एक बात नहीं मानी जा सकती कि बीजेपी पूरा जोर न लगाए। अगर एक नगर निगम का भी चुनाव होता है तो बीजेपी पूरा जोर लगाती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और राज परिवार का जो टिकट कटा है उसके पीछे जो एक बड़ी वजह है वो 2019 का विधानसभा चुनाव है, जब वो रहे तो दूसरी पोजीशन पर थे, लेकिन उन्हें वोट सिर्फ 28.34% आए थे, जबकि आजसू से होते हुए भी गंगा नारायण सिंह को 20% वोट आ गए थे। और वहीं से जो बीजेपी की आमतौर पर संथाल में स्ट्रैटेजी रहती है कि अगर कोई प्रत्याशी 15-20% वोट अपने पर ले आता है तो वो सोचते हैं कि अगर इसमें हम बीजेपी का वोट ऐड कर दें तो वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये जो बीजेपी का अनुमान था बिल्कुल सही साबित हुआ। जो बाई इलेक्शन हुआ, जीत तो नहीं सके, लेकिन 20% उनके वोट और 28.34% वोट जो बीजेपी को थे, अगर आप उसे जोड़िए तो वो 48.34 होते हैं। लेकिन यहाँ पर लगभग 47% वोट जो है वो गंगा नारायण सिंह लाने में कामयाब हो गए थे उस बाई इलेक्शन में। इसका मतलब राज परिवार के नाम से वो 1.5% वोट ही कम हुआ था। अगर अब इसे हम इस तरह से देखते हैं कि इस बार का जो चुनाव है, देखिए जो मधुपुर का चुनाव है, महगामा का चुनाव है, और जो इस तरह के चुनाव जहाँ पर है वहाँ पर, या जो राजमहल का चुनाव है, यहाँ पर जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा बीजेपी का चुनाव जीतना मुश्किल होगा। जब दो खेमे में वोट बटेंगे और पूरी तरह से बटेंगे और वोट प्रतिशत इसके लिए ऊंचा जाना होगा, तब जो है बीजेपी यहाँ से चुनाव जीत सकती है। हालांकि पिछली बार हफीजुल हसन ने 49% वोट लाए थे, 49.09% जो है वोट उनके पास आए थे। हालांकि जीत उनकी छोटी रही थी, 5247 वोटों की रही थी। वजह ये थी कि गंगा नारायण सिंह ने पिछले चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और 47% वोट जो है वो लाए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। मैं इसे टाइट फाइट में रखूंगा। स्लाइट एज ज़रूर हफीजुल हसन को है, लेकिन फाइट जो है वो बहुत टाइट है यहाँ की। गंगेश जी, क्या लगता है मधुपुर में वाकई टाइट फाइट है या हफीजुल यहाँ से फिर? देखिए, मेरे ख्याल से हफीजुल को एज है। हफीजुल ज़मीन से जुड़े हुए नेता भी हैं, जब कई लोगों से उनका वो मिलते जुलते रहते हैं, तो वो एक फैक्टर ज़रूर है कि वो एक इसलिए उनको थोड़ी सी एज हम दे सकते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होता है, और जिस तरह से उनका पूरा कैंपेन चला है उसमें उनको एक जो भी कैंपेन उनका हम लोगों ने देखा, उनको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो अप करके उनकी पर्सनैलिटी दिखाई गई है। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि वो ज़मीनी नेता के रूप में
उनको प्रोजेक्ट किया जाता तो वो उनकी पर्सनालिटी और उनकी जो छवि है उसको मैच करता। ऐसा नहीं हुआ है। इसका नुकसान कितना हुआ है, डैमेज कितना हुआ है, वो देखने वाली बात ज़रूर है, लेकिन एज उनको दिया जा सकता है, तो आप इसे टाइट फाइट में रख सकते हैं। चलिए, अब अहम सीट बाबा नगरी की सीट है देवघर। क्या देवघर में इस बार नतीजे कुछ चौंकाने वाले हो सकते हैं या फिर से यहाँ बीजेपी लीड कर सकती है? उदय और मनीष से पहले पूछ लेती हूँ। आशा, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, एक बात हम बता दें कि ये अभी तक के इलाकों में जयराम फैक्टर जो है, जेल कैंप फैक्टर अभी तक साथ में नहीं है। एक जामताड़ा में थोड़ा बहुत असर है, लेकिन बाकी जगहों पर जेल कैंप फैक्टर नहीं है। जामताड़ा में भी ये लगभग डिस्क्लोज हो गया था कि जामताड़ा में जो भी जेल कैंप के प्रत्याशी हैं वो किसी के फेवर में खड़े किए गए हैं, तो वो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि जेल कैंप वहाँ जीतने के लिए लड़ने के मूड में थी। जो भी वहाँ के कैंडिडेट हैं उनकी पर्सनल लाइकिंग थी, पर्सनल चॉइस थी, तो वो क्लियर हो चुका है। अब लोगों के मन में कोई भ्रम नहीं था इसको लेकर। तो रह गई बात कि अब जो इलाके आने वाले हैं, गिरिडीह है, धनबाद है, कोडरमा से शुरू कर कोडरमा से कई जगहों पर दिखेगा असर, लेकिन गिरिडीह, धनबाद आपको दिखेंगे। हाँ, हजारीबाग तक वो आपको वो फैक्टर दिखेगा, जयराम फैक्टर, जिसमें कि जयराम की पार्टी जेल कैंप क्या कुछ करती है उस पर सबकी नज़र होगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा वो सिर्फ जीतेंगे या हारेंगे नहीं, वो जिताएंगे और हराएंगे भी। बिल्कुल। हमारे दर्शक जो है वो थोड़े बेसब्र हो रहे हैं, कह रहे हैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, नहीं, ये बहुत लंबा खिंच जा रहा है। चलिए, इसलिए देवघर पे जल्दी देवघर के बारे में मैं बताऊं कि तीसरी बार भरोसा जताया है नारायण दास के ऊपर। मैं एक बात आपको बता दूं कि जब योगी आदित्यनाथ आए हुए थे कैंपेन करने के लिए, मैं कहूँगा कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए आए थे, तो वहाँ के सांसद ने एक बयान जारी किया था कि देखिए कहीं इसे अयोध्या ना बना दीजिए, कहीं इसे अयोध्या ना बना दे। इसके पीछे बहुत कुछ वो कह कर गए थे कि डर है ये कहीं हम हार ना जाएं और हार हो ना जाए, ये उनका कहना था। बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सांसद जो है वहाँ निशिकांत दुबे की अपनी एक छवि रही है और वो चाहते हैं कि जो भी विकास का काम हुआ है उनके खाते में जाए और वही वहाँ के हैं। और नारायण दास के लिए सबसे बड़ी बात यही रही है कि वो उस छवि से बाहर नहीं निकल पाए। और हम लोगों ने जिन लोगों से बातचीत की, वैश्य समाज से मेरी बात हुई, केसरी समाज से, बरनवाल समाज से, कुछ लोगों ने कहा कि नारायण कभी दिखाई नहीं देते हैं, वो नहीं आते हैं, कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या हमारी बातें उनसे नहीं होती है, या आते भी हैं कुछ काम हो तो उनसे नहीं हो पाता, सब कुछ निशिकांत दुबे मतलब जाना पड़ता है। तो एक वजह इससे आप यहाँ पर क्या? लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक और क्लास का जो वोट था, जो आज हमारी बातचीत हुई हम लोग की, तो उन्होंने कहा कि वो क्लास का जो वोट था, इन्होंने अपना इमोशनल थोड़ा काट आज कहा है और काट ये करके, तो इन्हें उम्मीद है कि वो वोट जो पिछले बार नहीं मिल रहा था, अगर वो इनको मिल जाएगा तो इनकी नैया पार हो सकती है। मैं नैया पार इसलिए कर रहा हूँ कि टाइट फाइट है। इस बार जब सुरेश पासवान आरजेडी के मिले तो काफ़ी विश्वास, उनका चेहरे पर विश्वास झलक रहा था और उन्हें शायद इस बार की जानकारी थी कि कहीं ना कहीं उन्हें अंदर से भी कहीं ना दूसरे जगहों से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है और इस बार उनकी जीत पक्की है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं टाइट फाइट है और देखना होगा कि जो कल तक जो उनको नहीं वोट मिल रहा था, अगर इस बार वो मिल जाता है तो निश्चित तौर पर उनकी नैया। चलिए उदय और रंजन जी, छोटे छोटे में आप देवघर की को किस फाइट में रखते हैं? चलिए, देवघर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला था कॉरिडोर का, क्योंकि वहाँ कॉरिडोर बनाने की बातें हो रही थी और वहाँ जो ब्राह्मण वोटर्स हैं, जो जैसा कि मनीष जी बता रहे थे कि ब्राह्मण वोटर्स और वैश्य वोटर्स इस बात से डर रहे थे कि कहीं बनारस की तरह अगर वहाँ भी कॉरिडोर बन गया तो हमारी दुकानें चली जाएंगी, तो इस चीज का असर दिखाई दे रहा था। अब योगी आदित्यनाथ जी की सभा इसीलिए कराई गई कि वहाँ समीकरण बदल पाए, लेकिन वहाँ कांटे की टक्कर है और फिलहाल नतीजों पे ही छोड़ना होगा। रंजन जी, क्या लगता है टाइट फाइट में डालिए इस सीट को? जी हाँ, कांटे की टक्कर यहाँ पर है। पिछली बार 2500 की जीत थी नारायण दास की, समीकरण नारायण दास के फेवर में है। अब अगर उसमें कोई भीतरघात ना हो तो नारायण दास को एज दिया जा सकता है, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि ये टाइट फाइट है, एज स्लाइट बीजेपी। तो गंगेश जी, क्या देवघर को टाइट फाइट में डालें? बिल्कुल टाइट फाइट में देना चाहिए और हम लोग को तेजी से आगे की तरफ बढ़ना। पड़ैया हाट पर चलिए शुरू करते हैं। मनीष जी, पड़ैया हाट में कैसा मुकाबला दिख रहा है और क्या लग रहा है कि आमने सामने की टक्कर रही और क्या फिर से यहाँ पर प्रदीप यादव निकल पाएंगे या फिर बीजेपी? प्रदीप यादव लगातार कई सालों से वो जीतते आ रहे हैं, कई बार से वो जीतते आ रहे हैं। मुझे लगता है 5वीं 6ठी बार उनका इस बार मौका होगा।
वो कांग्रेस की भी सीट पे जीते हैं, जेबीएम पे भी रहे हैं और भाजपा व सांसद भी वो रहे हैं। तो उनका जो पहली बार कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं, कांग्रेस से पहली बार लड़ रहे हैं। जेबीएम पे वो जीते थे, लेकिन अगर कांग्रेस पे भी आ गए हैं तो निश्चित तौर पे अगर वो भाजपा में नहीं गए, मैं याद दिलाना चाहूँगा कि सब लोग, बहुत लोग भाजपा जेबीएम से शामिल हुए, बाबूलाल जी बहुत करीबी माने जाते हैं। कभी कभी लगता था कि उनके पास ही चाबी होती थी बाबूलाल मरांडी की, लेकिन फिर भी वो भाजपा नहीं ज्वाइन किए क्योंकि उनको वहाँ से लोकसभा की सीट उन्हें नहीं मिलती, जो कि पहले से ही वहाँ पे निशिकांत दुबे हैं और यही वजह रहा। लेकिन लगातार वो जीतते रहे हैं और वो लोगों से उनका जुड़ाव है, यानी उनको इतना विश्वास था, यही वजह था कि वो भाजपा नहीं गए। और इस बार भी उनके पक्ष में जो हमारी बातचीत हुई है, हम लोगों ने घूमा है, तो वो जो काम किए हैं निश्चित तौर पे उन्हें भी एज मिलेगा। वो जुड़े रहे हैं, कनेक्टिविटी, जो कि हमने पहले भी कहा था कि आसिया कि अब जनता चाहती है कि ऐसा प्रतिनिधि हो जिनके पास उनकी पहुंच बहुत आसानी से एक्सेस हो और अपनी बात को उनसे कर सके, करवा सके कुछ काम। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है और वो मैं उनको एज देना चाहूँगा यहाँ। चलिए, तो पोड़ैयाहाट में प्रदीप यादव कोई जिससे सहमत हैं उदय और रंजन जी दोनों से पूछिए। बिल्कुल देखिए, प्रदीप यादव का एक अपना वोट बैंक है और वो वहाँ पे काफी अंदर तक कनेक्ट है। लोगों को लगता है कि वहाँ पार्टी से ज्यादा बड़ी छवि प्रदीप यादव की है, वो जेबीएम में हो या बीजेपी में हो। बीजेपी में जब थे वो भी जीतते थे, जेबीएम में आए तो भी जीतते थे और लोकसभा में भी उन्होंने अच्छा मुकाबला दिया था। हालांकि पोड़ैयाहाट में वो पिछड़ गए थे, लेकिन मुकाबला अच्छा था और इस बार भी हमें उम्मीद है कि पोड़ैयाहाट वो निकाल लेंगे। पिछली बार भी बहुत उम्मीद थी उदय को। हाँ, चलिए, गोड्डा समीकरण भी उनको सपोर्ट करता है। जो एमवाई समीकरण है वो 19% और जो ट्राइबल्स हैं वो लगभग 26%, तो 45% का आंकड़ा वहां पहुंच जाता है। तो अगर वैसा आ गोड्डा पे आते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। गोड्डा में क्या समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं? क्या यहाँ फिर से बीजेपी निकाल रही है आसानी से सीटें या फिर थोड़ा फाइट है? देखिए, अमित मंडल 2 बार से वहां जीत रहे हैं। अमित मंडल एक बीजेपी के युवा चेहरों में से एक माने जाते हैं, तो उनका एक अच्छा जनाधार है। लेकिन इस बार संजय यादव, देखिए वहां जातीय समीकरण हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां यादव उनके वोट अच्छे खासे तबके में है, पिछड़े वोट भी हैं। और इस बार देखिए आरजेडी जो 2-3 सीटों पर जो उम्मीद की जा रही है, काफी मजबूती से आरजेडी ने चुनाव लड़ा है। एक देवघर की सीट है, एक कोडरमा की सीट है और एक तीसरी मेरे हिसाब से गोड्डा की सीट है। गोड्डा में संजय यादव का भी अपना दबदबा रहा है और वो इस बार देखिए वहाँ भी एक बात आती है कि अमित मंडल मिलते हैं, जाते हैं, लेकिन वो बातें नहीं होती कि फ़ोन हमने लगाया और उठा करके वो बात कर लें। तो ये चीज़ें वहाँ कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मुझे लगता है गोड्डा में क्या करें? गोड्डा बीजेपी देखिए, अगर यहाँ पर देखिए तो 23.5% मुस्लिम यादव, 7.5 मतलब 32%, 8% ST हैं मतलब आदिवासी वोटर्स हैं, तो ये आंकड़ा 40% तक पहुँचता है। अब अगर JLKM के यहाँ प्रत्याशी हैं परिमल ठाकुर, हालांकि उनका बड़ा विरोध हुआ था, प्रवीण महतो ने किया था, बाद में प्रवीण महतो को पोड़ैयाहाट से टिकट देकर जयराम ने शांत करवाया था। तो परिमल ठाकुर अगर ब्राह्मण वोट नहीं काटते हैं तो फिर मुझे लगता है कि तब एज जो है अमित कुमार मंडल को रहेगा। अगर परिमल ठाकुर अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तब, अगर परिमल ठाकुर बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो एज संजय यादव को जाएगा। इसलिए मुझे लगता है इसको टाइट फाइट में रखना चाहिए। स्लाइट बीजेपी बिल्कुल टाइट फाइट में डालिए। तो टाइट फाइट में बहुत सीटें बढ़ रही हैं। महगामा क्या लग रहा है कि एकदम सीधे दीपिका पांडे निकाल ले रही हैं, क्योंकि अब मंत्री भी बन गई हैं, कद भी उनका बड़ा हुआ है। हाँ। महगामा में उन्होंने मेहनत बहुत की है और इसमें उनको एडवांटेज दिखता है, इसलिए आप उसको एडवांटेज दे सकते हैं। चलिए, अब संथाल से बाहर आते हैं। संथाल का एक बार पूरा जोड़ के देखिए कि संथाल में क्या स्थिति है। देखिए, एक लोकसभा में तो आपको NDA 1 है, इंडिया 4 है और टाइट फाइट में 1 सीट है, यानी कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन लीड करता हुआ दिख रहा है। और अगर दूसरे लोकसभा दुमका की बात करें तो 2 NDA और 1 इंडिया फोल्डर, और टाइट फाइट में यहाँ पर 2 सीटें टाइट फाइट में, 3 सीटें टाइट फाइट में हैं। अब गोड्डा में NDA के खाते में 1 है और टाइट फाइट में 3 सीटें हैं और इंडिया फोल्डर की 2 सीटें हैं। अभी तक JLKM का खाता नहीं खुला है। चलिए, अब चतरा की तरफ आते हैं। तो अभी तक हुआ NDA 4, इंडिया 7 और 7 सीटें जो है वो टाइट फाइट में। हाँ बिल्कुल। अब चतरा में बढ़ते हैं। चतरा की सिमरिया सीट ऐसी सीट है ये, और सिमरिया में किस तरह की फाइट दिख रही है? देखिए, अगर हम सिमरिया सीट की बात करें तो इस बार जो है, जो यहाँ पर किशन दास थे, उनका टिकट जो है वो काट दिया गया था
और उनकी जगह पर जो है उज्जवल दास जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। और उज्जवल दास के सामने जो है वो मनोज चंद्रा हैं। दोनों जो है पॉलिटिकल लेगेसी उनके पास है और वहाँ से जो है वो निकल कर आते हैं। तो अब इसमें अगर हम सिमरिया सीट की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो जो शेड्यूल कास्ट हैं वो लगभग 30% हैं, ST 6.97, मुस्लिम 12.7, यादव 9% और इसके अलावा वैश्य समुदाय से 10%, राजपूत 11%, महतो मेहता 8 से 9%। लेकिन जब आप सिमरिया को देखते हैं तो यहाँ पर कई बार आपको बीजेपी जो है थोड़े मजबूत स्थिति में दिखता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुकाबला तो अच्छा होगा आपको उज्जवल दास और मनोज चंद्र के बीच में, लेकिन एज आपको यहाँ पर बीजेपी को देना चाहिए। सिमरिया में चलिए एनडीए को एज दे दिया जाए, किसी को आपत्ति? कुछ कहना कोई चाह रहा है? सिमरिया में पिछली बार मनोज चंद्रा 800 की टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और काफी टाइट फाइट था, बहुत कम वोटों से चुके थे। तो मनोज चंद्रा की छवि को देखा जाए तो वो काफी मजबूत हैं, इसलिए वहाँ अभी कुछ कहा नहीं जा सकता मेरे हिसाब से। निश्चित तौर पे ये उनकी अपनी भी रही है, तो हम इसे टाइट फाइट में भी हम लोग इसे फिलहाल दे सकते हैं। फाइनल डिसीजन लीजिए, एनडीए या टाइट फाइट? देखिए सिमरिया में जहाँ तक मुझे लगता है एनडीए को ही थोड़ा एज मिलेगा और इसलिए इसको अभी फिलहाल आप एनडीए फोल्डर में रख सकते हैं। चलिए अब चतरा, नया फेस, मंत्री सत्यानंद भोक्ता की बहू इस सीट पर चुनावी मैदान में। तो अब इस सीट पे उदय क्या रश्मि प्रकाश कर पाएंगी? यहाँ पर फिर से आरजेडी का परचम लहराएगा या फिर तस्वीर कुछ और हो सकती है? देखिए सत्यानंद भोक्ता से वोटर्स